करते हैं बच्चों इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बिफोर आई टीच इन्वेंट्री वैल्यूएशन विच इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में लिखवाऊंगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मुझे सबसे पहले आपको ये बताना है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री, जो ज्यादातर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन यू आर टॉकिंग अबाउट उसको रिकॉर्ड कैसे करें, पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम। सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सिस्टम मींस हाउ टू रिकॉर्ड इट इन द बुक्स। वो एक पीरियोडिक सिस्टम होता है और एक, अभी लिखाऊंगा बच्चों, एक पीरियोडिक होता है और एक परपेचुअल। एक बार सिस्टम डिसाइड हो गया, फिर होता है टेक्निक कौन सी यूज करो, कॉल्ड मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो दोनों में फर्क है। सबसे पहले आप कॉपी पे लिख रहे हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। System of record keeping. Number one, periodic system. Number one, periodic system. Under this system, closing inventory is valued. Under this system, closing inventory is valued. Closing inventory is valued at the end of a period. Closing inventory is valued at the end of a period. Period के ब्रैकेट में लिख देना उसको, मे बी मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, एक्सेट्रा। मे बी मंथली, quarterly, fortnightly, etc. मतलब हमारे को क्वेश्चन बोलेगा जनवरी में हमने इतना परचेज किया, इतना सेल किया, बताओ क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स कितनी बची और अमाउंट कितनी है। अब वो कैसे निकालूं? मैं जनवरी के एंड पे खड़ा होता हूँ और गिव लूँगा कितनी यूनिट्स आई, कितनी गई, कितनी बची। अब वो बची जो है उसको कैसे वैल्यू करूँ, उसके लिए टेक्निक सिखाऊंगा, उसके लिए फिर टेक्निक सिखाऊंगा। बट अभी सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम मीन्स एक ही बार मंथ के एंड पे खड़े होके फटे चढ़ने, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक सिस्टम। देखेंगे अभी क्वेश्चन के साथ, देखेंगे अच्छे से। नंबर टू, परपेचुअल सिस्टम। Under this system, under this system, under this system, inventory is valued for every transaction. बिल पैकेट लिख दो बच्चों, लगे रहो गधे की तरह। हाँ ऐसे लिखना, या लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ भी लिख दो जिससे याद रहता है। हाँ गधे की तरह काम करते हैं, लगे रहो गधे की तरह। वर्क लाइक डोंकीज, कहने का मतलब जनवरी में 1 जनवरी को परचेज किया, लिखो और देखो आज परचेज करने का कितनी यूनिट्स बची हुई है, क्लोजिंग स्टॉक। 4 जनवरी को सेल किया, बेचो, अब देखो कितनी बची हुई है, फिर से स्टॉक निकालो। फिर 14 फेब खरीद लिया, फिर से इन्वेंट्री निकालो कितना, फिर बेच लिया, अब देखो कितनी बची। मतलब गधे की तरह जब जब कोई परचेज या सेल होगी देखो। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय गधे की तरह लगे। देखेंगे वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों टॉपिक का नाम टेक्निक्स ऑब्लिक मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। टेक्निक्स ऑब्लिक मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन।
नंबर 1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो ब्रैकेट में लिख दोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको मैं पता कैसे बोलता हूँ, लिखना नहीं है, जो दुनिया में पहले आया हे भगवान उसे उठा ले। जैसे यंग जनरेशन के लिए बुजुर्ग लोग बड़ा तंग करते हैं, सर जब देखो ताना मारते रहते हैं भगवान इन्हें उठा ले, क्योंकि ये दुनिया में पहले आए थे। उसको गुड्स में देखेंगे कैसे यूज करें। इसके बाद बच्चों एक नोट लिखना, the value of closing stock always remain the same under this method. The value of closing stock, the value of closing stock always remain the same under this method. The value of closing stock always remains same under this method within bracket, whether we use periodic system or perpetual system. Whether we use periodic system or perpetual system. मतलब अगर क्वेश्चन ने मुझे परपेचुअल सिस्टम से करने को कहा जिसमें टाइम इतना लग जाता है, उसका आंसर चुटकी बजा के चेक हो जाएगा पीरियोडिक सिस्टम से। तो ये वेरीफाई करने के काम आ जाती है स्टेटमेंट। क्वेश्चन पीरियोडिक से कहेगा तो पीरियोडिक से निकालूंगा, परपेचुअल से बोलेगा तो आई विल फाइंड आउट विद परपेचुअल। But if they have asked with perpetual, which was a lengthy one, and I want to see whether I actually got the right answer or not, ड्राफ्ट में जाओ फटाफट से पीरियोडिक सिस्टम से सॉल्व करो, देखो आंसर सेम आ रहा है तो हमने ठीक किया, नहीं आ रहा तो हमने गलत किया। बट ये वेरिफिकेशन आप सिर्फ इसी सिस्टम में टेक्निक मेथड में लगा सकते हो, किसी और मेथड के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि बाकी में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसलिए ये साउंड प्रूफ सिस्टम सिर्फ इसी के लिए। ओके, नेक्स्ट LIFO, लास्ट इन, सॉरी एक मिनट, जो नोट नंबर 2, आई एम सो सॉरी, जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिकली कम, वो तो मैं प्रूव करके बता दूंगा, और जब थ्योरी पे इस पे क्वेश्चन आता है तो थ्योरी में आंसर स्ट्रेच करने के काम आ जाएगा। प्रूव करूंगा थोड़ी देर बाद, मतलब लिखवा के छोड़ रहा हूँ। अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री गेट्स वैल्यू एट द लेटेस्ट परचेज प्राइस। Under this method, inventory gets valued at the latest purchase price. Under this method, inventory gets valued at the latest purchase price. आप लोग कॉलेज से छुट्टियां कब आ गई हैं? इतनी दूर, बीच में वो हफ्ते की और कोई छुट्टी नहीं हो रही। Under this method, inventory gets valued at latest purchase price. Number 2 मेथड लिखते हैं बच्चों LIFO, ब्रैकेट में आप लिख दोगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। और वो जो लोग कहते हैं ये यंग जनरेशन बदतमीज लोग ले रहे हैं यहाँ से, दिस इज कॉल्ड, उनकी भाषा में बोले तो लास्ट इन। उनके और हमारे बीच में पहले कौन आया था? मेरे आपके तो पहले आप आए थे ना, गॉड देख लो, दैट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। याद रखने के लिए इसको अगर आप कोरिलेट करोगे, एग्जांपल क्वेश्चन करते वक्त इजी लगेगा। तो फीफो करते वक्त यंग जनरेशन बन जाना, क्योंकि बुजुर्ग अच्छे नहीं लगते, और लीफो करते वक्त बुजुर्ग बन जाना, क्योंकि उन्हें यंग लोग अच्छे नहीं लगते। जनरेशन क्या? ओके, थर्ड वन एवरेज प्राइस मेथड। बस ब्रैकेट में लिख देना एवरेज ऑफ प्राइस, स्टार्ट्स पढ़ा दूंगा थोड़ी सी, और क्या एवरेज प्राइस मेथड, ब्रैकेट में लिख दो एवरेज ऑफ प्राइस। नंबर 4 मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ यही 4 मेथड्स की बेसिकली बात करते हैं फर्स्ट ईयर में, और ज्यादातर क्वेश्चन भी इन्हीं मेथड्स पे आता है। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, जिसको मैं वाप बोल देता हूँ, वाप, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ब्रैकेट में लिख देना बच्चों नथिंग बट एवरेज कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बच्चे पढ़ा रहे हूँ मैं। वेटेड एवरेज प्राइस की ब्रैकेट में लिख देना नथिंग बट एवरेज कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स।
weighted average price called average cost of economics. Done? नीचे पॉइंट टू रिमेंबर। देखो, जब आप इन्वेंटरी वैल्यूएशन करते हो यू कम अक्रॉस शॉर्टेज, जैसे ब्रांच में शॉर्टेज है, नॉर्मल भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या रूल है वो लिखवाने जा रहा हूँ। पॉइंट टू रिमेंबर, if the shortage is normal, if the shortage is considered to be normal, if the shortage is considered to be normal, it will reduce the units but not the value. ये रूल है, it will reduce the units but not the value. On the other hand, if the shortage is considered to be abnormal, if the shortage is considered to be abnormal, we will treat it as sales type. We will treat it as sales type. सेल्स है नहीं बट विल ट्रीटेड एज सेल्स टाइप, तो मेरे को पढ़ाना आसान हो जाता है। उसके बाद एक नीचे फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, कभी कभी काम आ जाता है, वो ना छोटे छोटे टुच्चे से क्वेश्चन सीपीटी की तरह पूछ लेते हैं। देखो, बचपन में आप लिखते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, cost of goods sold equals opening stock plus production minus closing stock। सर कहाँ गड़बड़ हो गई, तो सेम ही लिखा है आपने, मगर रुक जा काकी। अब मैंने देखो क्या लिखा, कॉक्स को बना दिया कोगाफस। हो सकता है यूज आए, हो सकता है ना आए, ये तो यूज इनडायरेक्टली आ ही जाएगा, दिखा दूंगा कैसे। बट कोगाफस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से पहले और ओपनिंग स्टॉक ऐड करने के बाद जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोगाफस मींस फुल फॉर्म में बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव 10 यूनिट्स, आई हैव प्रोड्यूस्ड 40 यूनिट्स, सो हाउ मेनी यूनिट्स आई हैव टू ऑफर फॉर सेल। थैंक यू, उसी को मैंने अंग्रेजी में बोल दिया अपनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 50। उसमें से मैंने 15 बेची नहीं, तो बेची कितनी 35। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कोगाफस, मतलब इसका रिप्लेसमेंट था ना कोगाफस, माइनस, बात नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की निश्चित, बस थोड़ा अंदाज बदल दिया। 99% नहीं यूज होता है, 1% ऐसी बदतमीजियां भी हो जाती हैं। मेन फॉर्मूला तो यही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, अगर जरूरत पड़ेगी तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो एक छोटा सा नोट लिखो बच्चों, और इसी में द पॉइंट टू रिमेंबर में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये बात बीकॉम वालों को तो बड़े अच्छे से सिखाऊंगा आने वाले टाइम में, जरूरत भी पड़ेगी, आप लोगों को भी सिखाना थोड़ा सा जरूरी है। एक ना चैप्टर होता है बीकॉम प्रोग्राम में, कंसाइनमेंट।
अब ये चैप्टर क्या होता है वो बता रहा हूँ पहले। कंसाइनमेंट का चैप्टर कहता है जब मैं अपने गुड्स दिल्ली में बैठा बॉम्बे में भी बेचना चाहता हूँ तो मैंने हायर किया रिधिमा को। क्यों? क्योंकि हायर इज द डिजायर। सर हायर करने का डिजायर क्यों? ओ भाई तू मेरे गुड्स बेचेगी, थोड़ा तू कमाएगी, थोड़ा मैं भी कमाऊंगा एक्स्ट्रा। आई डोंट वांट टू ओपन अ ब्रांच की स्थितियां बड़ी होती हैं। मैंने एक एजेंट विनोद हायर किया जिसका नाम रिधिमा। ये तू मेरे गुड्स बेच। आप देखते हो मल्टी ब्रांड शॉप्स होती हैं, वो सारे कंसाइनमेंट एजेंट होते हैं। मैंने इसको अपनी कंसाइनमेंट दे दी 10,000 यूनिट, मतलब तू इसको बेच दी, बेच के पैसे मुझे दे दिए, अपनी कमीशन दे दी। अब बेचने से रिलेटेड जो भी खर्चे होते या मेरे वो हमारा डिसाइड हो जाता है हमें के, बट झंझट खत्म हो जाता है, सिरदर्दी। तो जब मैं गुड्स भेजता हूँ रिधिमा को ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, who am I? Consigner. Who is she consigning? So before I asked you to write one term, मुझे ये बताना जरूरी था consigner कौन होता है? The one who owns the goods and wants someone else to sell the goods on his behalf in a state other than the state in which he lives. मैं दिल्ली में उनके वहाँ पे, I become consigner and she becomes consigner. अब जो जैसे ब्रांच के केस में होता था वैसे कंसाइनी के पास जो गुड्स पड़े हैं जो इसने अभी तक सेल आउट, वो इसके हैं, वो किसका क्लोजिंग स्टॉक? मेरा। तो जब इसके पास गुड्स पड़े, जब ये अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालेगी, क्या मेरे वाले गुड्स ऐड करेगी? तो कहने से द गुड्स व्हिच आर हेल्ड बाय द कंसाइनी एज ए कंसाइनी और द गुड्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस एज अ कंसाइनी is not to be included in closing stock. The goods which are held by the business as a consignee are not to be included in, but the goods of the consigner held by the consignee should be included in the stock of, क्योंकि है तो मेरा stock। अब ये नहीं लिख देते हैं, last point to remember, उसके बाद कुछ questions करते हैं। The goods held by the business as consignee are not taken into account while counting closing stock. The goods held by the business as consignee are not taken into account while calculating closing stock. I repeat, the goods held by the consignee are not taken into account while calculating the closing stock of consignee. हाँ, रिधिमा के स्टॉक में थोड़ी काउंट होगा, rather they are taken into account, rather फुल स्टॉप के बाद, rather they are taken into account while calculating the closing stock of consigner. Absolutely. Rather, they are taken into account while calculating the closing stock of consigner. आज आराम से क्वेश्चन करेंगे कुछ। We will try to understand few things. Okay. First in first out क्या था? जो दुनिया में पहले आया उसे बेचना। पुराना माल पहले बेचो, सड़ा हुआ रख लो, बाद में आराम से बिक जाएगा। पुराना पहले बेचो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, नया माल पहले बेचो क्योंकि उसके अच्छे पैसे मिलेंगे, पुराना तो वैसे सड़ा हुआ। इसको ऐसे भी बोल सकते हो। एंड दैट्स व्हाई फीफो में हमने एक नोट लिखा था, इन्वेंट्री गेट्स वैल्यूड एट लेटेस्ट परचेज प्राइस, क्योंकि वो लेटेस्ट वाली तो होती है।
एंड LIFO में कहना से इन्वेंट्री गेट्स वैल्यूड एट पापा आदम के जमाने पे प्राइस कॉल्ड हिस्टोरिकल प्राइस, क्योंकि वो पुरानी इन्वेंट्री होती है तो पुराने रेट की तो होती है, वो पुत्र पुरानी इन्वेंट्री होती है वो पुराने रेट की तो होती है पुत्र। सो फार सो और आपकी बुक जो मर्जी बोले, मैं हर एक क्वेश्चन जो आपके साथ अभी करूंगा आई ट्राई टू डू इट बाय बोथ द सिस्टम्स, पीरियोडिक सिस्टम एज वेल एज परपेचुअल, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ऑलराइट, कम टू बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1। सॉरी एक नोट लिखवाना भूल गया, पॉइंट पे करो, नहीं कहूँ ना कुछ मिसिंग है, दिमाग में आ रहा है, याद नहीं आ रहा। God bless you. Always arrange the dates in ascending order. जैसे कहते हैं ना, शुरू करो इंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। ऐसे ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन का काम करने के लिए पहले उसकी सारी डेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, विद इन ब्रैकेट इररिस्पेक्टिव whether it is the date of purchase or sale, irrespective of whether it is the date of purchase or sale. एक मिनट देता हूँ। ओके, इलस्ट्रेशन 1। यस कैट आई पढ़ रहा, कुछ नहीं करती तो आज पे कहा लड़की। From the following transactions, calculate the cost of ending inventory and cost of goods sold by applying FIFO under perpetual and periodic inventory system. चलो इसने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैंने तो कहा था मैं सभी क्वेश्चन इनिशियली दोनों सिस्टम से करूंगा, इसमें का पीरियोडिक और परपेचुअल करूंगा। मेरी बारी है। अरे वाह, all the dates are already arranged in irrespective of date of purchase, ऐसे तो बहुत अच्छा हो गया है ना। ओके, मेरी बात। चलो फिर पीरियोडिक सिस्टम क्या कहता है मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने सिर्फ थ्योरी लिखवाई थी, अब क्वेश्चन करना। हम कर रहे हैं फीफो पे क्वेश्चन, पीरियोडिक सिस्टम। देखो पीरियोडिक में फीफो लिफो वेटेड एवरेज बोल रहा हूं। पहले मेरा काम क्या है ये जानना, चाहे वेटेड एवरेज भी हो। मेरा फर्स्ट टारगेट है मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स कितनी है। यूनिट्स बताओ, पैसे मत बताना नहीं तो मार डालूंगा। उसके बाद आप मुझे बताओ, गॉड ब्लेस यू, परचेज कब किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, परचेज कितना कितना किया। पहली बार 500, उसके बाद 400 थैंक यू, यानी टोटल कितना परचेज कर दिया। उसके बाद बेच डाल, OLX पे बेच डाल, नहीं मार्केट में बेच डाल। कितनी यूनिट बेची, पहले 1200 है ना, फिर 500, उसके बाद कितनी यूनिट्स बची। यूनिट्स तो आप ही गई, मैंने कुछ नहीं किया। ओपनिंग यूनिट्स कितनी है, टोटल परचेज कितना किया, उसमें से बेचा। कुछ खराब भी हो जाता वो भी माइनस कर देता। तो बताओ क्लोजिंग यूनिट्स कितनी ना, पहले सुन लेना, हो सकता है पीछे आंसर दिया हो, आगे पीछे ऊपर समझ में आएगा। अब बड़े प्यार से सुनना, 2200 यूनिट्स जो बेची होगी, सुनना 1000, 5, 15 और 4, 19 और 3, 22, तो इसमें से बच गई ना, क्योंकि यही तो सबसे बाद में खरीदी है। और फीफो में बचती किसमें से, जो सबसे बाद में खरीद, तो लेटेस्ट। और चिड़ी उड़ तोता और ऊपर से तो करना है। 2200 यूनिट्स बेची, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 1000 यहाँ से गई, 500, 1500, 400, 1900, 300 यहाँ से चली गई, यानी 100 किसमें से बची, लास्ट वाले 400 में से। लास्ट वाले 400 का मतलब 12 मई वाले में से बची है भाई, देखते रहना साथ साथ बुक में। लास्ट वाले 400 का मतलब 12th मई वाले में से बची है ना भाई। कूल मैन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक will be 100 यूनिट्स। वो 12 मई वाली यूनिट्स किस रेट पे खरीदी थी यार,
तो हमारा आंसर कितना आ गया। और जब देखो गधे की तरह परपेचुअल सिस्टम से करूंगा, देखो बुक में आंसर दिया हो उसमें भी लास्ट में कितना आ रहा है, उसी में पेज पे नीचे है। यही तो मैंने शॉर्टकट बताया था, पीरियोडिक और परपेचुअल का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सेम एंड हेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी सेम रहेगा। प्रूव कर दूंगा अभी थोड़ी देर पर, बट दिस इज हाउ आई गेट माय क्लोजिंग स्टॉक बाय पीरियोडिक सिस्टम। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बचपन का फॉर्मूला याद है? यस सर, उसको तो बस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, वहां परचेज लिखते थे, यहाँ प्रोडक्शन लिखते हैं। 5 महीने माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव मी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट थी? 1000 यूनिट, उसका रेट 20 प्लस प्रोडक्शन मतलब परचेज कितनी यूनिट्स की है? 500 यूनिट्स 25 वाली, उसके बाद 400 कितने वाली? हाँ 22 22 वाली, उसके बाद नेक्स्ट 400 425 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? हाँ सर आपको कैसे बताओ? मैं तो बेटा अभी तो निकाल रहा है, कैसी बात है गलत? मैं तो फॉर्मूला में वैल्यू डाल रहा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 20,000, ये कितना आ गया 12,500, ये कितना आ गया 8,800, ये कितना आ गया 10,000, ये आ गया 2,500। तो ठीक है, 20 10 30 और 10 40, 48,800 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई प्रॉब्लम? मेरे को तो नहीं, मेरा तो हो गया पीरियोडिक सिस्टम। इस क्वेश्चन किसी को कुछ लिखना नहीं लिखना तो फोटो वो खींच सकते हो, क्योंकि बच्चों में पता वो पीरियड परपेचुअल के लिए फ्लोट थोड़ा लंबा चाहिए। ओके, इसी क्वेश्चन को हमने करना है कौन से मेथड से? मुन्ना भाई लगे रखो, गधे की तरह। कॉल्ड परपेचुअल सिस्टम फॉर्मेट आपके पास बना हो। पहला कॉलम किसका होता है बच्चों? डेट। पहला कॉलम उत्तर किसका होता है? डेट। डेट। उसके बाद टोटल आपके पास 9 कॉलम होते हैं। हाय दैया सर 9 कॉलम हो? हाँ भाई, क्वांटिटी रेट अमाउंट, लिखने का स्टाइल आगे पीछे हो सकता है, रेट क्वांटिटी अमाउंट। जब आप परचेज करते हो तो आप गुड्स रिसीव करते हो ना, तो परचेज का दूसरा नाम आपसे क्या हो गया? रिसीव। जब आप बेचते हो तो यूनिट चली जाती है ना, यू सेल देम, यू इशू देम। क्वांटिटी रेट अमाउंट, जो बच गया दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो फर्स्ट 3 कॉलम्स for purchase called receipts, say next 3 columns है तीनों में quantity rate amount, quantity rate amount, quantity rate amount। डन, बता दिया। सबसे पहले कौन सी डेट आई गाइस? 1 जनवरी। क्या था उस दिन आपके पास? ओपनिंग बैलेंस। तो उसको परचेज या इशू में लिख ही नहीं सकता। ओपनिंग बैलेंस मीन द स्टॉक इन हैंड। कितनी यूनिट्स? रेट क्या है तो वैल्यू कितनी? तो कोई आपसे पूछे 1 जनवरी को रात को शटर बंद करते वक्त, तो दुकान बढ़ाते वक्त, भाई साहब कितना स्टॉक पड़ा? भाई 1000 है, 20 रुपए वाला। दिस इज कॉल्ड, उसमें आप इन्वेंट्री निकालते हो सिर्फ एंड पे जाके, जब पूरा पीरियड खत्म हो गया। इसमें हर एक डेट, जब जब कोई परचेज या सेल होगा, मैं हर एक डेट पे अपनी इन्वेंट्री की अमाउंट, यूनिट दोनों जानता हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं बार बार होता रहता है। चलो जी, बार बार देखो, पिक्चर मत देखो, बट इसको बार बार जरूर देखो। यस, नेक्स्ट फरवरी 10 फ्लॉप मूवी है ना, 10th फेब। सर बड़ी मूवीज देखते हो? नहीं यार, देखी नहीं है, सुना। 10th फेब क्या किया? कितनी? किस रेट? अमाउंट। अब इस दिन शाम को जब शटर बंद करोगे, 2 बोरी के ढेर पड़े होंगे। एक बोरी के ढेर में 20 रुपए किलो वाले चावल होंगे और दूसरी बोरी के ढेर में 25 रुपए किलो वाले चावल होंगे। कोई आपसे पूछेगा आपकी इन्वेंट्री कितनी? 22,500। यूनिट्स कितनी? 1,500। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड, पीरियोडिक में एक ही बार एंड पे पता लगा था, परपेचुअल में यू नो योर इन्वेंट्री ऑन एवरी डेट रादर एवरी ट्रांजैक्शन व्हेन इट टेक्स प्लेस।
because you end up doing it in a statement form. फिफ्थ 10 के बाद क्या हुआ? फिफ्थ 13 Purchase. फिर से परचेज की कितनी यूनिट्स? 4. किस रेट? 22. तो नाउ आई हैव 3 बोरीज। बोरी नंबर 1 जो सबसे पहले की मेरे पास है, बोरी नंबर 2 जो 500 रुपए और 500 यूनिट वाली है, एंड बोरी नंबर 3 जो अभी अभी आई है। बोरी की रनिंग है इंग्लिश में। ओके, सो हाउ मच इज द टोटल स्टॉक? सर 41,300, and how much is the units was? 1900. You can tell it, and if you want to tell the description, you know 1020 वाला, 525 वाला and 400. Then comes what? 20th March. बेच डाल, अच्छा सा कस्टमर मिले तो बेच डाल। किस रेट से? 1200 units. किस रेट से? बेटा रेट थोड़ी लिखा होगा, रेट लिखा भी होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा। मुझे सेलिंग प्राइस से भी कुछ भी लेना देना, मैं कोई प्रॉफिट नहीं काट रहा। रेट लिखा भी होगा तो कौन सा रेट होगा? सेलिंग प्राइस। I'm least bothered about selling price. मुझे यहाँ कॉस्टिंग करनी है ना कि सेल। तो ठीक है, मेथड कौन सा लगा है? चिड़ी उड़ तोता उड़ कहाँ से? ऊपर से, जैसे वो फूल पड़ नहीं करते ना, शी लव्स मी वो नीचे वाले रह जाते हैं वैसे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज जस्ट लाइक शी लव्स मी नॉट। कितनी यूनिट्स बेची? तो मुझे पता है 1000 यूनिट्स तो 20 वाली बेची नहीं, अगर आप स्मार्ट बच्चे। और 200 यूनिट्स फर्स्ट है, सबसे पहले पुराना सड़ा हुआ माल बेचो। यही रीजन था अलग अलग लिखने का, ताकि फीफो के वक्त इश्यू करना या रीफो के वक्त इश्यू करना AASAAN आसान हो जाए। हो गया। अब सबको पता है ये क्या है, इसमें से कितना बचा? भाई बोरी में से चावल निकाल के बेचे ना, पूरी बोरी बेचती, इस बोरी में से 200 किलो बेचा, 300 किलो अभी बचे। इट्स लाइक दैट ओनली। दुकान पे आंटी बन जाओ, बिजनेसमैन आंटी, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। तो दूसरी बोरी में 300 किलो अभी भी बचा है, और तीसरी बोरी तो अभी भी बंद पड़ी है, खोली नहीं। पहले दूसरी बिकेगी तो तीसरी बेचूंगा ना। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले दूसरी बिकेगी मतलब पुराना पहले बेचना, नया बाद। अब कोई पूछे आपसे आपका इन्वेंटरी 700 यूनिट्स वैल्यू 16,300, because this is how you get your inventory on each and every day. That's why we call it as गधे वाला सिस्टम। क्योंकि सम टाइम कंज्यूमिंग, अलग से एक बंदा चाहिए इस काम के लिए। ये आप थ्योरी में पढ़ोगे, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ पीरियोडिक सिस्टम एंड। और नेक्स्ट बच्चों, अगेन यू सोल्ड कौन सी डेट तक? 6 अप्रैल को काय डाला, मतलब व्हाट बेच डाला। कितनी यूनिट्स? 500. तो ठीक है, 300 ये दूसरे नंबर वाली बोरी में से है ना भाई, और 200 2200 वाली बोरी में से। अब मेरे पास कितनी यूनिट्स बची? कौन सी बोरी? बाकी सब बेच चुके हैं, एक ही बोरी बची है। और जब ऐसा होता है तो दुकानदार फिर गुड्स खरीदने भागता है मार्केट में। रियल लाइफ में ऐसे तो होता है, वो दुकान में भर के थोड़ी रख लेता है। जैसे ही स्टॉक कम होने लगता है वो डेंजर लेवल पे पहुंचने लगता है। डेंजर लेवल में सारे बिक गए तो बेचूंगा क्या, चलो भाई ये और खरीद के लो। डन। नेक्स्ट 12 क्या होगा? कितना? 400. एट द रेट 25। अब आपके पास कितना बचा? 222 वाला और 500 400। नेक्स्ट काय था? बेच डाल। कौन सी? 200 बोरी नंबर 3 में से, और 300 बोरी नंबर 4। और बची कितनी? अरे यही आंसर पीरियोडिक से भी तो आया था। और प्लीज नेहा और मैंने बात की, मगर नेहा ये देख लेता 20 5 25 और 32 और 36 और 40 और 47 48 400 48 800 टोटल किया कितना आ गया? ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया किसका? इश्यू मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट कई बार वो कहते हैं ना हिंदी में धोखा भी हो सकता है। कब? जब एबनॉर्मल शॉर्टेज आ जाएगी। देखेंगे कैसे, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या बोला था, एबनॉर्मल शॉर्टेज को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सेल्स टैक्स दिखवाया था कि क्वेश्चन में अगर शॉर्टेज आएगी आने वाले टाइम में हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? एबनॉर्मल टाइप। इश्यू में ही देखेंगे
बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो तो उसकी वैल्यू को ऐड कर दोगे तो गलत बात है, क्योंकि वो बिकी थोड़ी, बस यही डिफरेंस है। यानी जब तक एब्नॉर्मल शॉर्टेज नहीं है, इश्यू की अमाउंट कॉलम का टोटल करो, दैट्स व्हाट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आप कॉर्फो बोलते थे 12th में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हो गया जी मेरा पहला क्वेश्चन दोनों सिस्टम से, मेथड नंबर 1 से, बट दोनों सिस्टम से। टेक्निक बिफोर यूज की, पीरियोडिक से भी किया और परपेचुअल से भी। इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं। क्या कहते हैं जी इलस्ट्रेशन 2? सेम इलस्ट्रेशन 1 को करके बताओ पीरियोडिक और परपेचुअल से बाय यूजिंग बोला। मैं इसको नहीं कर रहा, बताऊंगा क्यों, क्योंकि आधा मेरे काम आ जाएगा थोड़ी देर बाद। मैंने सबसे पहले इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट की, कौन से मेथड से? अब आपको समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, बट कनिका को पता है क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स कितनी थी? 100। बेटा यूनिट्स पीरियोडिक सिस्टम में चाहे FIFO से निकाल, चाहे LIFO से निकाल, चाहे वेटेड, यूनिट्स तो यूनिट्स ही है ना, यूनिट्स का नंबर तो सेम ही आएगा। बट फिर भी मैं थोड़ा गधा टाइप है, मैंने बच्चों को लिख के बता दिया। ओपनिंग स्टॉक की कितनी यूनिट्स? परचेज कितनी की? 500 पहले, फिर 400, फिर 400, ऐसी है ना। सेल कितनी की? कितनी थी बच्चों, में भूल गया, पहले 1200, फिर 500, फिर तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चों? यानी अगर एग्जाम में आप बैठिए और उसने सेम क्वेश्चन दो मेथड से पूछा है, मेथड से पूछा है और पीरियोडिक सिस्टम से पूछा है, तो ये वाला नोट बार बार नहीं बनाना। जैसे बार बार देखो, पिक्चर नहीं देखनी, इसको भी बार बार देखना ना, क्योंकि यूनिट वाइज इट विल रिमेन, वैल्यूएशन में फर्क आएगा ना बच्चों, यूनिट्स में थोड़ी फर्क आएगा। अब मेरी बारी, बड़े प्यार से सुनना, इस बार आपका ये मेथड क्या आंटी देखो, जब हम वैलेंटाइन डे पे फूल देने के बाद सोच रहे होते हैं साइड पे शी लव्स मी नोट, ऊपर से तोड़ रहे होते हैं, कुछ नालायक नीचे से तोड़ के खेल रहे होते हैं शी लव्स मी नोट। तो जो नीचे से तोड़ रहे होते हैं वो LIFO है, जो ऊपर से तोड़ रहे होते हैं वो, कहने का मतलब अब आपने 2200 यूनिट्स बेची हैं, तो कौन सी बेची? 400 यहाँ से, 400 यहाँ से, 500 यहाँ से, 900 यहाँ से, भाई 1300 तो ये बेच दी और 900 इसमें से। आज किसमें से बचा? ऊपर से। FIFO में इश्यू ऊपर से होता है और बचता लेटेस्ट परचेज प्राइस। LIFO में इश्यू नीचे से होता है और बचता पर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस। तो क्या मैं अपने बच्चों को बिना समझाए लिख सकता हूँ? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज गोना बी 100 यूनिट्स वैल्यूड एट द रेट, वैल्यू वाली के रेट के 20 रुपए ना, बाय पीरियोडिक सिस्टम। The value of closing stock under this method will be 2000। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल के दिखानी है, वही पुराना फॉर्मूला। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन को मैंने ऐड नहीं किया था पिछली बार, अगर आप घर जाके ऐड करोगे इन दोनों का टोटल कितना आएगा? क्यों? क्योंकि ओपनिंग 1000 × 20, उसके बाद 500 400 400 को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 51,300। पिछली बार क्लोजिंग स्टॉक कितना माइनस किया था? 2500, क्योंकि FIFO सिस्टम में वैल्यू कितनी थी, बट इस बार वैल्यू कितनी? सिमिलरली ओपनिंग और प्रोडक्शन थोड़ी चेंज होगा, ओपनिंग की कॉस्ट रहेगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन वो भी सेम ही रहेगी। एक बार जब शुरू में आपने टोटल कर लिया तो सेम क्वेश्चन को अगर दोबारा करना है तो बार बार टोटल, बस क्लोजिंग स्टॉक चेंज कर देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। पिछली बार यू सबट्रैक्टेड 2500 बिकॉज़ अंडर FIFO सिस्टम द वैल्यू वाज, but under LIFO system the value is 2000. तो आंसर है ये मेरा पीरियोडिक सिस्टम हो गया। इलस्ट्रेशन 2 पीरियोडिक सिस्टम से खत्म भी हो गया। आई रिपीट, इलस्ट्रेशन 2 पीरियोडिक सिस्टम से खत्म भी हो गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सेम क्वेश्चन हमने किस मेथड से करना है? परपेचुअल से। मैंने तो कहा था, क्वेश्चन में भी लिखा, मैंने भी कहा। अच्छा जी, बड़े प्यार से सुनना, सारे बोलो जय माता दी। कहने का मतलब मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं ना, और आपका भी।
सेम क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलस्ट्रेशन 2 लीफो में। बच्चों देखो फर्स्ट फेब 10 और फेब 13 का तो कोई फर्क, क्योंकि जब तक इशू नहीं आया क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, अपना टाइम बचा। जब तक इशू नहीं आएगा आराम से, हमें पेपर में तो दोबारा लिखना पड़ेगा नेचुरली, फीफो के आंसर को काट के लीफो में थोड़ी कन्वर्ट करेंगे, मतलब दोनों ही आंसर देने होंगे। बट अभी आपके साथ मैंने टाइम बचाने के लिए मैं फर्स्ट ऐसे ही लिखूंगा, फेब 10 वो भी ऐसे ही लिखूंगा, फेब 13 वो भी ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि तब तक तो सिर्फ परचेज हो रहा है। गोडाउन में कट्टा नंबर 1, कट्टा नंबर 2, कट्टा मतलब गन वाला कट्टा नहीं, अब पंजाबी में कट्टा गनी बैग को भी कहते हैं, और बैग नंबर 1, बैग नंबर 2 एंड बैग नंबर 3 इकट्ठे हो गए। अब ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो जी, जहाँ पे वो लड़के लास्ट इन फर्स्ट आउट नीचे से फूल तोड़ना शुरू करते हैं, आप भी नीचे से तोड़ना शुरू करना। बताओ आपके बाग में फूल कितने हैं वो तो मतलब नहीं, ये बताओ यूनिट सेल कितनी कर रहे हो, 1200 नहीं, सेल 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 कैसी बातें कर रहे हो, बड़े बेकार बच्चे। कितनी यूनिट सेल कर रहे हो, 1200 ही तो कर रहे हो 20 मार्च को, याद है मुझे। आप आंसर मत खोल के बैठो, आप इलस्ट्रेशन 1 पे वापस चले जाओ। इलस्ट्रेशन 1 हम दोबारा से कर रहे हैं एज इलस्ट्रेशन 2 बट बाय विच सिस्टम, सो विच मेथड, लीफो एंड परपेचुअल सिस्टम। तो पहले इसलिए पहली 3 चीजें सेम, चौथी कितनी यूनिट सेल की, तो बताओ कहां से की, ऊपर से या नीचे से, मतलब 400 यूनिट 22 वाली कट्टा नंबर 3 पूरा बेच दिया, 500 यूनिट 25 वाली कट्टा नंबर 2 वो भी पूरा बेच दिया, है ना, एंड 300 यूनिट 20 रुपए वाली बेच दी। अब मेरे पास कितनी यूनिट बची, इसमें से बची, क्योंकि ऊपर से बचेगी सर कितनी, अब उसके बाद 6 अप्रैल को आपने क्या किया, फिर से बेची। बेटे मेरे पास सुनो, बेटे ऐसे बोलते हैं ना राजेश आजकल वो आते कपड़े में, बेटा मुझे लगा के बेटा फीफो करता है, फीफो करता है, लीफो करता है, बेटे कुछ भी कर है ही एक स्टॉक, कट्टा ही एक है, ऊपर से निकालूं मतलब एक ही फूल बचा ना, ऊपर से भी वही है नीचे से भी वही, तो सोच रहे हो लंबी वाला आ रहा है नॉट लंबी वाला, बट फीफो वाला हो चाहे लीफो वाला, जब सिर्फ एक ही तरह का आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा है तो आपको फर्क, तो बताओ ये कौन सी यूनिट कौन सी बेची, तो बची कितनी, उसके बाद आ गई 12th में, फिर से आपने कितनी यूनिट्स खरीदी, 400 यूनिट्स एट द रेट 25। आपने कितनी यूनिट्स खरीदी, 400 यूनिट्स एट द रेट 25, तो ठीक है। ये 200 वाला कट्टा तो बड़ा ही है, 400 वाला कट्टा एक और आ गया। अब आपने कितनी यूनिट्स बेची, बताओ कैसे, इतना सिंपल है, मैंने आज इतना स्लो पढ़ाया ना ताकि जिंदगी में आपको भी लो ना हो इस चैप्टर में। बस 400 यूनिट्स एट द रेट 25, 10,000 कितनी 500 लिखनी है ना, तो 100 यूनिट्स 20 वाली 2000, तो बची कितनी 100 यूनिट्स। सर ये तो सेम आ गया, इट्स अ कोइंसिडेंस, फीफो में हमेशा आएगा, नहीं आ रहा तो आपकी किस्मत खराब है, आपने कहीं गड़बड़ की है। लीफो में आज सेम आ गया है, कसम नहीं खाई कभी, एक्चुअली रेयरेस्ट ऑफ द ओकेजन सेम आ जाता है, सिर्फ फीफो में हमेशा सेम आना चाहिए, वो क्रॉस वेरिफिकेशन है। लीफो में आ गया अच्छी बात, नहीं भी आया मुझे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि आई कैन नॉट क्रॉस चेक इट। ओके, अब इसका टोटल करो उत्तर 12 8 20 और 26 10 36 10 40 2 48 49 300। ऑब्वियस है जब क्लोजिंग स्टॉक सेम आया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, आई एम डन एज फार एज लीफो सिस्टम इज कंसर्न्ड। आंसर आपके पास है, आप देख सकते हो, बुक में भी है, फोटो भी है, आधा एप्पल भी है, चॉइस आपकी है। इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क, क्योंकि वो भी लीफो पे है, मेरे टाइम वेस्टेज है, कर लेंगे हम घर से, मेरे बच्चे स्मार्ट हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तुमने क्या किया अभी तक, हाँ वो अलग बात है, देखो अगर कर चुके हो कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये ना फ्री के नंबर है, जब भी इस पे कुछ हमारा मतलब मान लो 15 नंबर लॉटरी है, बस 3 वेटेड एवरेज भी आ गया, और कुछ गंदी चीजें अभी तक कहाँ आए, मत गंदी 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 बात, शॉर्टेज अभी तो हम सीख रहे हैं, उसके बाद वो गंदी चीजों के साथ सीखेंगे और कुछ
स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाला एक अलग अकाउंट वाइज ही अकाउंट वाइज इमीडिएटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 मेथड है, 2 कर लिए, तीसरा कर रहा हूँ, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और, अदरवाइज तो पता नहीं कितने मेथड्स। यस, आते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 4। कहते हैं इलस्ट्रेशन 1 को दोबारा ठोको, जैसे कपिल कहते हैं ठोको ताली, ये कहते हैं उस इलस्ट्रेशन 1 को दोबारा ठोको। कौन से मेथड से करने के डरते हैं? पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों से करना है, कोई बात नहीं। अगर मेरे बच्चे स्मार्ट हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? यूनिट्स तो सेम मिलेगी। ओपनिंग कितना था, परचेज कितना किया, सेल कितना किया। ओपनिंग कितना था, परचेज कितना किया, सेल कितना किया, कोई दिक्कत? नो। अच्छा जी, अब कौन था मेथड? प्राइस है वेटेड एवरेज शो कर रहा है। एवरेज मतलब आपके सिलेबस में एवरेज ऑफ प्राइस है ही बढ़िया है। मैंने लिखवा जरूर दिया, वो मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। सीपीटी में भी सेम टॉपिक है, बीकॉम में भी सेम, बीकॉम के आगे एक और सेमेस्टर है उसमें भी सेम टॉपिक है, फिर यहाँ पे भी है, तो आई जस्ट गेट कंफ्यूज। थर्ड वेटेड एवरेज प्राइस, चलो हमने 4 मेथड लिखे हमारे हिसाब से, चौथा फॉर्मूला हो गया। मैंने क्या लिखा था? फॉलो ऑफ इकोनॉमिक्स। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स? टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, है ना भाई? एवरेज कॉस्ट का इकोनॉमिक्स में मतलब क्या होता था? टोटल कॉस्ट बाय। तो आओ पहले क्या निकाले? टोटल कॉस्ट, फिर क्या निकाले? टोटल क्वांटिटी। सर टोटल क्वांटिटी तो निकली पड़ी है, कैसी बातें कर रहे हो आप भाई? टोटल क्वांटिटी मतलब कितनी परचेज की? 2300 यूनिट तो परचेज की। परचेज मतलब ओपनिंग को मिला के टोटल हमारे पास कितनी क्वांटिटी? 2300। ये तो बेची है ना उधर। तो फर्स्ट टोटल कॉस्ट निकालते हैं फटाफट से। आप बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, टोटल कॉस्ट आपको बिना समझाए लिख दूं आज 51,300, क्योंकि टोटल कॉस्ट में कौन सी यूनिट्स आएंगी? ओपनिंग वाली और प्रोडक्शन मतलब परचेज वाली। और जिसकी ऑलरेडी कॉस्ट हमें पता है कितनी है, 51,000, व्हिच इज नथिंग बट दिस इनटू 20, दिस इनटू 20। तो यार बड़े ध्यान से देखो, ये कितना है? 20,000। 20,000 प्लस 12 32, 32 और 8 30, 30 और 10 40, सॉरी 32 और 8 40, 40 और 10 50, 51,300। जो पिछली बार वो फर्स्ट लाइन में लिखा था 51,300। चलो भैया, वेटेड एवरेज प्राइस निकल गया। कॉस्ट कितनी? 51,300 और यूनिट्स कितनी? पीरियोडिक सिस्टम से तो खत्म भी हो गया। छी बड़ा गंदा था है ना। 22.305 पे रोक दिया इन्होंने या 4 पे रोका? ठीक, 22.304 मेरे कैलकुलेटर में जो आ रहा है वो लिखा है। ओके, तो यहाँ लिख दूं 22. तो वैल्यू कितनी आ गई? 2200। और जहां तक बात रही बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और प्रोडक्शन का टोटल तो सबको पता है कितना है? फीफो था तो 2500 माइनस किया था, क्योंकि फीफो में क्लोजिंग स्टॉक 2500 आया था। लीफो था तो 2000 माइनस किया था, तो वेटेड एवरेज है तो कितना माइनस करो? जो वैल्यू निकाली 2230। So far so good. अब सेम क्वेश्चन को किस मेथड से करना है? अरे वेटेड एवरेज मेथड है, लेकिन सिस्टम कौन सा? अब मुझे ना थोड़ा सा अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे। देखो पिछली बार तो मैंने काफी हद तक सेम रख दिया, अब मुझे ये मिटाना पड़ा और दोबारा से बनाना पड़ा। और वो बनाने के लिए एक छोटा सा नोट और लिखो जहाँ वेटेड एवरेज प्राइस लिख रहे थे।
वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड इफ एंड ओनली इफ न्यू परचेजेस आर एडेड। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ जो एक आधा पॉइंट लिखवाना, जब क्वेश्चन करता हूँ तो याद आ जाता है। वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड if and only if new purchases are added. Next class में चैप्टर है ना, weighted average price is calculated if and only if new purchases are added. कोई प्रॉब्लम? इसको कैसे यूज करूंगा अभी बताता हूँ। मुझे फॉर्मेट तो सेम रहता है मेरा खाली का, मुझे बुक का पता नहीं कैसे करती है, बट मैंने ये जो नोट लिखवाया ना इसको यूज करके बताना मेरा काम है। 1 जनवरी के बाद कौन सी डेट आई थी? 10 फेब। क्या किया था उसने? 500 यूनिट्स है ना, एट द रेट वैल्यू। अब देखो मैंने क्या किया, फॉलो इकोनॉमिक्स एवरेज कॉस्ट विच इज क्या, एक बार और बोलो ना, नहीं पहले ठीक बोलो, टोटल कॉस्ट ऑफ मेरे को फॉर्मूला में वर्ड टोटल से मतलब टोटल 1000 500 1500 20 12 32। पहले तो मैं बोरियां अलग अलग रखता था, अब टोटल खेलेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स लगानी है। अब एवरेज ये निकल गया, कितनी कॉस्ट और कितनी यूनिट्स, बताओ रेट, इसी को कहते हैं वेटेड एवरेज प्राइस व्हिच इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। बताओ गाइस, चीटिंग मार के बोल रहे हैं, सारी चीट है। 21.6666 आ रहा होगा तो हमने राउंड ऑफ मार दिया 21.67। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 10th फेब के बाद क्या हुआ भाई? है कौन सी डेट? 13 मार्च। के किया केस रेट हमें, बट हमें क्या खेलना है? बोरी बोरी नहीं खेलना है। मतलब फीफो दीफो तो तब क्या खेल रहे थे, बोरी बोरी अलग रहते थे। फीफो तो ऊपर वाला शीलक्ष्मी, लीफो तो नीचे वाला शीलक्ष्मी। अब वेटेड एवरेज है तो नो लगनी लुगनी टोटल। अब कितनी यूनिट्स हो गई जी? वैल्यू कितनी हो गई जी? टोटल 41,300 अपॉन 90। हाँ बजट कम करो सब ठीक है। हाँ बड़ा स्मार्ट मैथ्स है तुम्हारा, वेरी फास्ट। ओके नेक्स्ट, कौन सी डेट आई बच्चों? अप्रैल 6। आप जो 28 मार्च। इधर 6 को देख, अच्छा तुम तो आंसर देख रहे हो सारे। 20th मार्च ना 20 कितनी यूनिट्स बेची? मेरी बारी है। फीफो है ना, लीफो है, मेरे को कोई खेलना है। बेची कितनी? 1200। तो जब फीफो होता था बोलते थे 500 यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, पहली बोरी, दूसरी बोरी, तीसरी बोरी या नीचे वाली बोरी। अब देयर इज नो बोरी, ऑल बोरीज आर एम्प्टी और सब वेरीज का एवरेज रेट क्या है? तो बताओ ये 1200 किस रेट पे बेची? तो बाकी कितनी यूनिट्स बच रही है? कितने रेट वाली? अब रेट चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई नई यूनिट्स ऐड थोड़ी हुई है, वेट्स ऐड थोड़ी हुआ है, रादर वेट लूज किया है वीएलसीसी जाके, तो रेट चेंज नहीं रहेगा। ऐसे ही आया ना बुक में, बट मैंने इस आंसर से थोड़ा एग्री नहीं करता, बता ध्यान से सुनना। 41300 मेरी टोटल कॉस्ट थी, उसमें जो यूनिट्स बेची उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? तो अगर परचेज में ऐड कर रहा था सेल में माइनस करूं तो मेरे पास ऑफिशियली कितने पैसे बचने चाहिए? 6 रुपए ज्यादा। पता है क्यों? राउंड ऑफ की वजह से। रियल लाइफ में आप ये राउंड ऑफ नहीं करते हो, आप अप टू लास्ट प्लेस और डेसिमल तक सॉल्व करते हो, तो आपका आंसर ये 12212 या 12214 आता है और ये 8 से थोड़ा कम या ज्यादा आता है। सो दैट द टोटल रिमेंस एग्जैक्टली जो यूनिट्स की कॉस्ट। बट हमारे को हमारे एग्जाम्स में इतना वो अलाउ कर देते हैं कि
कि यू मेंटेन इट अप टू 2 places of this. So far so good. बट मैंने रेट फिर से रिवाइज सबको पता है क्यों, क्योंकि जब तक न्यू वेट ऐड नहीं होगा तो मैं न्यू वेटेड एवरेज कैसे निकालूं? ये तो उसी में से कुछ बेचा है, तो रेट अब थोड़ी चेंज होगा. डन. नेक्स्ट बच्चों 16 6 अप्रैल के क्या मेरी छोरी ने कितनी, किस रेट पे, तो बची कितनी, किस रेट पे, which is 4348. चलो ये 4348 और इसका हो गया 10870 है ना, इतने हैं ना. बट देखो वही थोड़ा और पैसों का फर्क कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बट आपको अप टू 2 प्लेसेस और डेसिमल तक निश्चय अलाउ है. 6 अप्रैल के बाद क्या किया मेरे भाई ने, कौन सी रेट को, कितनी यूनिट्स परचेज एट द रेट विच इज, अब कितनी यूनिट्स हो गई, क्योंकि टोटल और वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों की 14348. अब निकालना पड़ेगा न्यू रेट, क्योंकि न्यू वेट है इसमें एडेड. पहले तो वेट से रिड्यूस कर रहे थे और फिर लगता है बर्गर खाना शुरू कर दिए. 14348 डिवाइड बाय 600 23.91333. बुक में शायद 23.9 कोई दिक्कत, नो दिक्कत. और देखो बुक में उन्होंने शायद आंसर इसीलिए 1414346 दिया, मतलब 23.91 तक मेंटेन किया ना, इनटू 600 कितना, जबकि हमारा आंसर आना कितना चाहिए. तो परेशान मत होना, उन्होंने रेट के बेसिस पर अगर कभी हायर साइड पे किया है तो कभी उन्होंने बस मेंटेन किया कहाँ तक, अप टू, तो परेशान नहीं होना मुझे. बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट 30th June what you did 500 units at what rate, तो बची कितनी, इन्होंने शायद देखो 90 आंसर लिखा हो, पता नहीं क्या करते हैं भाई. यूनिफॉर्मिटी तो मेंटेन करो, अब रेट को रिवाइज कर दिया, अब रेट को रिवाइज कर दिया. पता क्या कहते हैं, सुनना बच्चों, तो मैं इनके साथ एग्री नहीं करता. 11955 कहते हैं 14346 में से 11955 चला गया तो 23 आना चाहिए ना, वो 90 लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, मेरी समझ से बाहर है. नहीं पीरियोडिक का तो वैसे ही डिफरेंट होता है. पीरियोडिक का तो 2230 था, उससे तो मैच हो ही नहीं सकता, उससे तो मैच हो ही नहीं सकता. सो फार सो गुड, लॉक कर दो, पक्की बात, डन. आज और पढ़ना है, अब तो पढ़ेगा कभी तो